हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। बायोलॉजी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हमारे 18 से 19 लेक्चर्स हम कर चुके हैं और उन 18 से 19 लेक्चर जो हमने लगाए हैं 10 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 11 हमारा है। देखिए टोटल चैप्टर्स जो रहेंगे वो हमारे 13 चैप्टर रहेंगे, 13 चैप्टर रहेंगे हमारी बायोलॉजी के अंदर। चैप्टर नंबर 11 पे हम आ गए हैं और उसके बाद में 2 चैप्टर और करेंगे ताकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई स्टेट का एग्जाम आप दो, हरियाणा स्टेट का कोई एग्जाम दो, एमपी स्टेट का कोई एग्जाम दो आप, ठीक है, बिहार स्टेट का कोई एग्जाम दो, या सेंट्रल लेवल पे एसएससी का, तो आप मान के चलो बिल्कुल डेफिनेटली कोई भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए आपका सिलेबस साइंस का कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी का। चलिए, तो आज का जो हमारा विषय रहेगा हमारी बायोलॉजी के अंदर उसको हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण या वार्गिकी। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा के अंदर भी बताया था, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण आज का हमारा विषय रहेगा। टैक्सोनॉमी, वार्गिकी या वर्गीकरण जिसको हम बोलेंगे। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि टैक्सोनॉमी नाम का भी कोई चैप्टर होता है। क्या होगा, कभी कभार एक आधी टर्म सुन ली जाती है कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, दैट्स इट। बट स्टूडेंट्स, आगे आने वाले लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा भी हो सकता है। देखिए, अगर रिकॉर्डेड क्लास आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे, सो इसमें समय कम लगता है इसी चैप्टर को करने में। बट अगर इसी को लाइव क्लास में आप करोगे या किसी ऑफलाइन क्लास में करोगे तो यही चैप्टर आपको 2 घंटे से कम में नहीं होता कंप्लीट, ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर डाउट्स वगैरह और क्लास थोड़ी सी आराम से चलती है। यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्डेड क्लास के अंदर आपको जो चीज़ें आप करते हो वो आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें बस मुझे आपको सामने रिप्रेजेंट करनी होती है। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके या लिख करके जैसे भी उसको याद करते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन सब के अंदर। चलिए, तो शुरू कर लेते हैं। एक बार हमारा जो है, अभी एक बार देख लेता हूँ मैं क्लास क्लियर चल रही है नहीं चल रही, कहीं ब्लर वल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ब्लर हो जाता है सिस्टम सारा। ठीक है, सही, आई थिंक बिल्कुल ठीक चल रही है। टैक्सोनॉमी यानी वार्गिकी या वर्गीकरण, आइए इस चैप्टर को अध्ययन करना शुरू करते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब वैसे तो हिंदी में आपके सामने बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, वार्गिकी या वर्गीकरण जिसको हम बोलेंगे। क्या मतलब है भाई, मान लीजिए आपने कोई एक शॉप, एक दुकान खोल लिया, कोई भी एक दुकान खोल लिया। उस दुकान के अंदर आपने क्या कर लिया, उसके अंदर आपने सारा का सारा जो जनरल स्टोर के अंदर सामान होता है वो आपने रख लिया। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप उस जनरल स्टोर के अंदर सारे के सारे सामान को एकदम से इकट्ठा ही रख दोगे। आप क्या करोगे, आप उसको इस प्रकार से अरेंज करोगे कि भाई ड्राई फ्रूट्स वो बिल्कुल एक कैटेगरी के अंदर एक तरफ रखे होंगे, ठीक है। जो वेजिटेबल्स अगर आपके पास हैं तो वेजिटेबल्स को आप अलग से एक ग्रुप के अंदर अलग जगह पर रखोगे, ठीक है। यानी कि बिस्किट्स हैं उनको एक अलग से ग्रुप में रख दोगे आप, सभी प्रकार के बिस्किट्स। जो भुजिया है आपके पास में, जो भी स्नैक्स हैं उनको अलग एक कैटेगरी में रख दोगे। तो आप क्या करते हो, आप आपके पास जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं उनके गुणों के आधार पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे उनको क्लासिफाई कर देते हो, वर्गीकृत कर देते हो अलग अलग जगह पे। जिस प्रकार से आपने अपनी शॉप या अपनी दुकान के अंदर इन सारी चीज़ों को वर्गीकृत किया है, अलग अलग जगह पे ग्रुप में रख दिया उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे, उसी प्रकार से आज हमारी बायोलॉजी, हमारे जीव विज्ञान के अंदर भी जो जीव हमारे हैं आसपास, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको उनकी प्रॉपर्टीज, उनके लक्षणों के आधार पर हमने क्या किया है, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांट दिया गया है, ठीक है। इन्हीं जीवों को उनके गुणों के आधार पे, प्रॉपर्टीज के आधार पे अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना ही क्या कहलाता है, वही कहलाता है वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी, हमारी जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो। इन्हीं को पढ़ेंगे, किस आधार पे उनका वर्गीकरण किया गया है और हमारे एग्जाम के अंदर उनके एग्जाम्पल्स से किस प्रकार से क्वेश्चन आता था। एग्जाम के लिए एग्जाम्पल जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 ऐसे नए नए जीव जंतुओं के नाम आपको देखने को मिलेंगे आज, जो कि आपने कभी नहीं सुने होंगे, आपको पता भी नहीं होगा ऐसे ऐसे जीव जंतु भी होते हैं। और बेटा एग्जाम के अंदर तुरंत 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सामने आ जाता है, आप सोचते रहे यार ये तो कभी देखा ही नहीं। तो इसलिए आज देख लो, एग्जाम में ऐसी भावना आपको नहीं देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहले वैसे देखिए, जो टैक्सोनॉमी या वार्गिकी या वर्गीकरण का जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले क्या था, देखो आप जानते हो कि जीव विज्ञान है, उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अरस्तु यानी अरिस्टोटल का। सबसे पहले क्या था, अरिस्टोटल ने क्या किया, अरिस्टोटल
या अरस्तु जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई करने की जस्ट कोशिश किया था, मतलब किया नहीं अच्छी प्रकार से, बट एक प्रकार से कोशिश किया इन जीवों के बारे में इनिशियली जब बताया था। वैसे तो योगदान जितना ज़्यादा है वो बता भी चुका आपको, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इनका यही योगदान नहीं, सिर्फ इनका हिस्ट्री में भी है, पॉलिटी में भी है, हर जगह पे योगदान इनका, बायोलॉजी में तो है ही। सो इन्होंने सबसे पहले बताया कि भाई जीव जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक वो जीव है जो हवा में रहते हैं, उड़ते हैं। एक वो जीव हैं जो पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं। एक वो जीव हैं जो स्थल पे रहते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। 3 आधार पे, बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन सा कर दिया। बट वो सिर्फ भौतिक आधार पे था, बाहर से दिखने के आधार पे। वो तो सभी को ही दिखता है भाई है ऐसे, तो उसको ऐसा कोई क्लासिफिकेशन हम नहीं मानते हैं। बट एक आइडिया सा दे दिया दूसरे साइंटिस्टों को कि भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है जीवों का। सो इसी आधार पे जो आधुनिक वर्गीकरण है, आधुनिक वर्गीकरण, इसकी शुरुआत हो गई। फिर आधुनिक वर्गीकरण, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, इसकी शुरुआत हो गई। तो आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत, और ये किसने की शुरुआत, ये की कैरोलस लीनियस, ठीक है, या इसको लीनियस भी बोल देते हैं डायरेक्टली ऐसे। तो कैरोलस लीनियस जो था ना, इन्होंने आधुनिक रूप से सबसे पहले वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की शुरुआत की जीवों की। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीवों को, जंतुओं को 2 भागों में बांट दिया। इन्होंने बोला कि जो हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित चीजें हैं, वो 2 भागों में बटी हुई हैं, 2 ग्रुपों में बटी हुई हैं, 2 प्रकार की होती। या तो वो एनिमल्स होंगे यानी जंतु होंगे, या फिर वो क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, ठीक है, यानी पादप। भाई जो भी जिस भी चीज के अंदर जीवन है वो या तो एनिमेलिया या प्लांटी, इन दोनों में से एक हो गई। ये इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था सबसे पहले। सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन की शुरुआत यहीं से हुई थी, आधुनिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत। इसीलिए कैरोलस लीनियस जो है ना, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण का पिता इनको कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले क्लासिफिकेशन अच्छा खासा किया था इन्होंने, उस टाइम के लिए सही भी था, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें चीज़ों का आइडिया नहीं था उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जीवों का। तो उस समय के लिए बिल्कुल सही था, इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। तो हमें यही पता था कि या तो कोई चीज़ एनिमल होती है, प्लांट होती है। आज तो हमें पता है कि इनके इंटरमीडिएट भी बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो वो चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे, बट फिलहाल यहीं तक रहे, ठीक है। सो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कि ब्लर सिस्टम तो हमारा नहीं हो रहा है। क्लास क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही? बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर दिख रही है क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एनिमल्स या प्लांट्स 2 प्रकार हो गए। अब इसके बारे में कुछ और बातें। आपने एक द्विनाम पद्धति सुनी होगी जीवों के नाम लिखने की। जीव जंतु जो है ना, उनके नाम लिखने की एक पद्धति है, द्विनाम पद्धति, ठीक है। डबल नेम का एक सिस्टम है, यानी 2 शब्दों से किसी भी जीव का नाम रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक आपने नाम सुना होगा फेरिटिमा पोस्टुमा, ठीक है, फेरिटिमा पोस्टुमा। ये नाम आपने सुना है नहीं? अगर नहीं सुना है तो अब सुन लो, और एग्जाम के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है, पेपर के अंदर आ सकता है। अब ये है क्या, लिखा क्या, वो बता देता हूँ। देखो, द्विनाम बोल दो, या इसी को इंग्लिश में आप बोलना चाहो ना तो साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम। आपने सुने होंगे कि भाई वैज्ञानिक नाम होते हैं सभी के अपने अपने। वैज्ञानिक नाम क्या भाई, देखो जब भी, अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई जंतु जीव छोटा सा, ठीक है, मान लो जैसे कि एक ये जुगनू होता है, जुगनू जिसको बोलते हैं, जिससे लाइट चमकता है ना रात में। हो सकता है किसी दूसरे देश के अंदर उसको कुछ और बोला जाता हो, किसी तीसरे कंट्री के अंदर कुछ और बोला जाता है उसको। तो जब भी अगर साइंटिस्टों की मीटिंग होगी, साइंटिस्टों को उसके ऊपर अध्ययन करना है, तो सभी वैज्ञानिक क्या करेंगे, अपने अपने नाम बोलेंगे। अब कौन किसको समझेगा कि किसका क्या नाम है। इसीलिए वैश्विक तौर पर
कुछ नाम फिक्स कर रखे हैं सभी जीव जंतुओं के, तो उन नामों को कहा जाता है वैज्ञानिक नाम। और उसके अंदर क्या किया जाता है, दो टर्म होती हैं। पहली टर्म जो होती है ना, ये क्या होती है, ये उस जीव का जेनेरा होता है। जेनेरा का मतलब होता है उस जीव के वंश का नाम होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये होता है उस जीव की स्पीसीज यानी जाति। तो उस जीव की जाति और उसका वंश दोनों को मिलाकर के उसका साइंटिफिक नेम बनता है। और ये जो फेरेटिमा पोस्थुमा है, ये किसका नाम है, याद रखिएगा, ये नाम है अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म यानी केंचुआ जो होता है ना, उसका। तो केंचुए का साइंटिफिक नाम आपको याद रखना है। हुमैन का आप जानते हो, मैंने हुमैन वाला एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप सबको पता है होमोसेपियंस नाम होता है, ठीक है। जैसे बिल्ली का होता है फेलस कैटस, ठीक है। तो ऐसे नाम हैं, अब उनको आप खुद से करो। खुद से करने का मतलब, वैसे मैं आपको जब लास्ट में कुछ फैक्चुअल चीज़ों के लिए एक है ना असाइनमेंट दूंगा, वैसे उसमें सब कुछ लिखा मिलेगा आपको, बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो उनमें एग्जाम्पल दे दिया ताकि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो हो गया, ये आपको साइंटिफिक नेम मैंने बताया होते हैं। तो ये जो पद्धति है ना द्विनाम या साइंटिफिक नेम वाली, ये भी किसने विकसित की थी, ये भी कैरोलस लिनियस ने ही विकसित की थी। अब एग्जाम में प्रश्न उठता है कि साइंटिफिक नेम जो होते हैं, वैज्ञानिक नाम, इनको लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। सो आपको याद रखना, लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है ये वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए। ओके, चलिए, सो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताओ जरूर। और जो बच्चा देखता है ना बेटा, बिल्कुल याद करके कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करके मुझे बताया करो कि कौन कौन बच्चा लगातार कंटिन्यूअसली जुड़ा हुआ है, ठीक है, ताकि हमारा भी ध्यान रहे उस बच्चे के ऊपर। जो भी अपडेटेड असाइनमेंट्स हैं उसके पास हम भी भेज सकें, ताकि किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं हो उसको आने वाले भविष्य के लिए एग्जाम जो भी होने हैं, ठीक है। सो अब जगह का नाम और अपना नाम आप कमेंट कर दिया करो। क्लास में जैसे ही आते हो तो जगह का नाम और क्लास का नाम कमेंट कर दिया करो, ताकि पता लगता रहे कौन कौन बच्चा कहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंगली कक्षाओं को देख रहे हैं, और दुआ करते हैं भगवान से बहुत जल्दी उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। आने वाले इस साल में जो भी 10-12 प्रकार की वैकेंसीज एसएससी ने घोषित किया है, ठीक है। और हरियाणा पुलिस के तो ऑनलाइन फॉर्म चल ही रहे हैं अभी, सो उनको तो भरें, उनके लिए तो मस्ट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से बाहर कुछ आएगा। चलिए, सो ये हमारे पास हो गया कि कैरोलस लिनियस ने कितना क्या योगदान दिया इस चीज़ के अंदर। अब इसके बाद में जो हमारा सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ना, सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आज के टाइम का सबसे आधुनिक वर्गीकरण जिसको हम मानते हैं। वैसे तो जितना बड़ी क्लासेज बड़ी लेवल पे आप देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इसी के भी सब ग्रुप्स और मिल जाएं, बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन यही है आज के समय का। तो सबसे आधुनिक वर्गीकरण जो है ना, सबसे जो जिसको आज मान्य है, जो वो आधुनिक वर्गीकरण किसने किया है, सो वो हमारा किया है वही टेक्कर ने, ठीक है। वी टेक्कर जो है उन्होंने सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया है, और इन्होंने जहाँ पे इन्होंने 2 ग्रुप्स के अंदर बांटा था, इन्होंने 5 ग्रुप्स के अंदर बांटा, और उन ग्रुप्स को कहा जाता है किंगडम, ठीक है। 5 किंगडम या जगत, 5 जगत वर्गीकरण इसको कहा जाता है। 5 जगत में बांटा जीव जंतुओं को जितने भी होते हैं, ठीक है। एनिमल प्लांट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। सो 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने किया है, ये चीज़ें याद रखिएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। अब वो 5 किंगडम कौन कौन से और किस आधार पे किया, तो पहले आधार बता देता हूँ। वैसे डायरेक्टली आपको किसी बुक में दिया नहीं मिलेगा कि किस आधार पे किया है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उलझ पुलझ हुई हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि एक सेल जो है ना, सेल कोशिका, इस कोशिका का डेवलपमेंट या बोल सकते हो स्ट्रक्चर, ठीक है, या बोल सकते हो काउंटिंग, इसके आधार पे ये जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से इसके आधार पे है। जो कोशिका की संरचना या उसका विकास या उसकी संख्या, इन सब के आधार पे मुख्य रूप से ये 5 जगत वर्गीकरण किया गया। तो अगर कभी एग्जाम के अंदर थोड़ा सा टफ करने की कोशिश की गई, ऐसे क्वेश्चन में आपको उलझाएगा, तो आप जवाब दे सकते हो पूरी तरह से, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इतना सारा है। अभी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम क्या करते हैं, एक बार जान लेते हैं कौन कितने प्रकार के किंगडम्स जगत होते हैं, और कितने प्रकार के वहाँ पे क्या होते हैं हमारे सारी चीज़ें जो भी हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, वो सारे जान लेते हैं।
चलिए इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद करते हैं डिस्कस आगे। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। वेटेकर के अनुसार 5 जगत जो थे उनके अंदर सबसे फर्स्ट वाला जो आता है वो था हमारा मोनेरा। मोनेरा ठीक है। सेकंड वाला था हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। थर्ड वाला था हमारा फंजाई या फंगस भी जिसको बोल सकते हो, इसको भी प्रोटिस्टा ही कहा जाता है, और इसको कवक आप लोग बोलते हो। ठीक है। इसके बाद था एनिमेलिया यानी जंतु, एंड लास्ट वन प्लांटी। ठीक है, पादप जगत। ये 5 किंगडम है, 5 जगत है जिनके अंदर बांटा गया है। ओके, सो अब इन्हीं का हमें अध्ययन करना किस बेस पे इनको किया गया। फर्स्ट वन देखिए, मोनेरा। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन का आधार सेल की स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट या काउंटिंग्स। सो मोनेरा जो हमारे पास है ना, इसके अंदर क्या डिफरेंशिएट किया गया है। सो ब्लर तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। नहीं, बिल्कुल सही है। सो मोनेरा जो है ना, इसके अंदर क्या क्वालिटियां हैं। सेल वाली, देखिए आपको सेल वाला चैप्टर मैंने करवाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सेल जो होते हैं डेवलपमेंट विकास के आधार पे 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होती हैं जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, सभी ऑर्गेन्स नहीं होते, और यूकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिसके अंदर सभी प्रकार के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और डेवलप होती है। सो मोनेरा कौन से होते हैं। मोनेरा वो जीव हैं जिनके अंदर किस प्रकार की सेल होती है, उनके अंदर होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, हिंदी में भी यही बोला जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल, कोशिकाएं। और प्रोटिस्टा कौन से होते हैं, जिनके अंदर कौन सी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, हिंदी में भी यही बोला जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कोशिका का मतलब जिसमें सभी कोशिकाएं उपस्थित होते हैं और जो विकसित होती है। फंजाई जो है इसके अंदर भी कौन सी पाई जाएगी आपको, यूकैरियोटिक। एनिमेलिया जो है आपका किंगडम, इनके अंदर भी यूकैरियोटिक। प्लांट जो है इनके अंदर भी कौन सी सेल होंगी, यूकैरियोटिक सेल्स ही होती हैं। क्लियर बात आपको। अभी सोच रहे होगे सर ये तो आप नाम तो बताओ एक आधे का। नाम भी बताऊंगा बिल्कुल, पहले क्वालिटी फिर नाम। चलिए, अब मोनेरा के अंदर दूसरी खास बात कि इसके अंदर जो सेल होता है, ये सेल के आधार पे किस प्रकार का होता है, काउंटिंग के आधार पे नहीं। आपने 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म सुने, यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसके अंदर आप बोलोगे सर एक सेल हो, मल्टी का मतलब सर जिसके अंदर बहुत सारी सेल हो, बट बिल्कुल गलत चीज़ है ये। ठीक है, ये डेफिनेशन गलत है बिल्कुल आपकी। सेल वाले चैप्टर मैंने समझाया भी था आपको। यूनिसेलुलर का मतलब है कि जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हो, सेल से बना हो, यानी ज़्यादा भी हो सकती हैं, सेम टाइप की होंगी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर किडनी की सेल अलग प्रकार की होती हैं, लंग्स की अलग प्रकार की होती हैं। सो वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे सारी की सारी सेल एक जैसी होती है, तो उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। सो मोनेरा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं यूनिसेलुलर, या बोले तो एक कोशिकीय जीव। और प्रोटिस्टा जो होता है ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, याद रखिएगा, ये भी यूनिसेलुलर। ठीक है, और ये जो होते हैं मल्टी सेलुलर, और ये जो होते हैं ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये भी मल्टी सेलुलर। सो याद रखें, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर जिनके अंदर क्वालिटी होती है मोनेरा, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होती है प्रोटिस्टा, और यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर वाले इनको कहते हैं फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। मुख्य बात ये होगी। अब इसके अलावा 1-2 डिफरेंस और बताता हूं। इनके अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति, एक मैंने बताया था आपको सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल इधर लिख देता हूं एक बार के लिए, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो भी कोशिका भित्ति जो है ना, ये होती है या नहीं,
किंगडम के जीवों के अंदर कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या होती है मैं समझा चुका आपको सेल वाले चैप्टर में, वहां जाके देखो उसको। तो सेल वॉल होती या नहीं होती वो देखो। तो भाई देखो एक चीज याद रखेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोटिक जो मोनेरा होते हैं उनके अंदर सेल वॉल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी चीज होती है, कुछ में होती कुछ में नहीं। इनके अंदर भी सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये चीज याद रखना। इनके अंदर सेल वॉल होती है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, यहाँ पे सेल वॉल होती है। क्लियर। चलिए अगली बात कि जो न्यूट्रिशन के आधार पे, न्यूट्रिशन यानी पोषण, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, पोषण के आधार पे ये जीव कैसे होते हैं जो मोनेरा के अंदर आते हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं कि यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि स्वयंपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं। सो देखिए ये याद रखिएगा, ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ का मतलब होता है, ऑटोट्रोफ का मतलब होता है जो स्वयं भोजन बनाते हैं यानी स्वयंपोषी। तो ये क्या स्वयंपोषी होते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑटोट्रोफ का मतलब ये हो गया, और हिट्रोट्रोफ का मतलब क्या होता है, परपोषी। ठीक है, परपोषी। सो याद रखिएगा ये जो होते हैं वो ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं और हिट्रोट्रोफ भी, खुद वो भोजन बनाने वाले भी हो सकते हैं, नहीं बनाने वाले भी। ठीक है, और ये भी सेम टू सेम ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं और हिट्रोट्रोफ भी हो सकते हैं। ये वाले ये आपके हिट्रोट्रोफ होते हैं, परपोषी, खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स तो आप जानते ही हो, आप भी तो एनिमल्स में ही आते हो, ये भी हिट्रोट्रोफ होते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं भोजन खुद बनाते हैं इसलिए ऑटोट्रोफ होते हैं, स्वयंपोषी। सो ये मुख्य रूप से क्वालिटियां हैं इनकी जिनके आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वो आपको याद भी हो गया होगा। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, एक बार देखता हूँ मैं, हाँ दिख रहा है आपको, यहीं पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। अब मोनेरा जो है ना इसके अंदर देखिएगा एग्जाम्पल्स कुछ। मोनेरा के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर मुख्य रूप से आपका आता बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया या जीवाणु। अब बैक्टीरिया के अंदर ही एक होता है, एक याद रखना एक और एग्जाम्पल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोला जाता है नील हरित शैवाल, जिसको बोला जाता है नील हरित शैवाल। शैवाल वैसे इसके अंदर नहीं आते, बट ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है नहीं ये इसके अंदर आता है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है इसी का नाम होता है ओरिजिनल साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया ही होता है, बस ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है इसको, साइनोबैक्टीरिया। तो इसीलिए ये भी आपका मोनेरा में ही आता है। तो मोनेरा जगत के अंदर कौन से जीव आते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे जीव। एक और बैक्टीरिया के नाम ही अलग अलग होते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार कि ये बैक्टीरिया है या नहीं। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी था। अगर आप बोलते सर एल्गी तो प्लांट में आता तो आप उसको वहां लगा देते, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया का ही नाम होता है। एक और देखिए एग्जाम्पल इसी में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ दिख रहा है क्या, दिख जाएगा। एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जिसको बोलेंगे हम माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये भी एक बैक्टीरिया का ही नाम होता है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और एक और होता है राइजोबियम, राइजोबियम ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ये एग्जांपल्स मैंने कुछ आपको बताए जो किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर। ठीक है, तो सारे के सारे बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं। बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं। सो जिसको लगन है सिलेक्शन लेने की वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि बैक्टीरिया के जो दो प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर इसके अंदर आते हैं आपके, आपने सुना होगा अमीबा, अमीबा सुना होगा। इसी के साथ साथ आपने पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम सुना होगा। ठीक है, एक डायटेम, डायटेम सुना होगा। ठीक है, या फिर एक प्रोटिस्टा फाइलम आपने सुना होगा, सॉरी प्रोटोजोआ फाइलम भी आपने सुना होगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, या एक मच्छर प्रकार से प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी आपने नाम सुना होगा जिससे हमारे बॉडी में बीमारी होती है मलेरिया वाली। सो ये सारे के सारे आते हैं आपके इसके अंदर।
फंजाई कवक जो होते हैं इनके अंदर मोल्ड्स, यीस्ट जिसको खमीर भी कहा जाता है, मशरूम, ठीक है, और राइजोपस, ठीक है। मशरूम, मोल्ड, यीस्ट, राइजोपस, ये 4 एग्जाम्पल याद रखो फंजा जो कवकों के नाम कवक होते हैं जो कि सड़ी गली चीज़ों को अपना पोषण बनाते हैं, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लासीफाई किया, कुछ एग्जाम्पल दिए। अब बच गए हमारे पास 2 और, जिनमें से एक है एनिमेलिया और एक है प्लांटी, ठीक है। बहुत सारे सुने होंगे एनिमेलिया के अंदर आपने, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पोरीफेरा, सिलेंडरिटा, निडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थीज, स्केलिहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकायोडर्मेटा, साइक्लोस्टोमेटा, इस प्रकार के बहुत सारे फाइलम्स आपने सुने होंगे और उनके एग्जाम्पल लगभग 10-12 फाइलम हैं, उनके 4-4 2-2 एग्जाम्पल करोगे तो भी 20 से 30 जीवों के नाम और अभी करोगे आप। ऐसी प्लांट्स के अंदर भी आपने सुना होगा, ठीक है, फैनरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, स्पर्मेटोफाइटा, इसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकोट, डाइकोट, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बहुत सारे सुने होंगे आपने स्टूडेंट्स, सारे के सारे अभी आने बाकी हैं। तो इस कक्षा के अंदर हम यहीं तक रखेंगे, क्लासिफिकेशन आपको हो गया। इसी टैक्सोनॉमी वर्गीकरण की अगली कक्षा जो होगी ना, उसके अंदर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, एनिमेलिया जो है ना, देखो 3 हमने पढ़ लिए, अब एनिमेलिया को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं और विश्वास मानिए कोई भी जीवन का एग्जाम दे दीजिएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। सो एनिमेलिया को पढ़ेंगे अगली कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा इसी चैप्टर पे लगेगी, उसमें प्लांट्स को पढ़ा जाएगा, प्लांटी का क्लासिफिकेशन पढ़ा जाएगा। फिर बोटनी वाला चैप्टर अलग से इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा, जो कि लगभग 99% बच्चों का हमेशा जिंदगी भर प्रॉब्लम रहता है, उसके बाद वो चैप्टर हमारा शुरू होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।